आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जॉन एक रहस्यमयी जगहों का खोज करता था। वैसे बहुत जगह जाकर जॉन ने उसके पीछे के रहस्यों का पर्दाफाश किया था। ज्यादातर रहस्य तो लोगों के फैलाए भ्रम होते थे, पर कुछ जगह जॉन को कुछ अलौकिक शक्तियां महसूस भी हुई थीं। जॉन के साथ और दो सहकर्मी थे जिनका नाम रवि और शनि था, जो जॉन के साथ रहस्यमयी जगहों पर जाकर अलौकिक शक्तियों का अपने यंत्र से पता लगाते थे। जॉन अभी हाल ही में दिल्ली के एक घर में जाकर वहां हो रही रहस्यमयी घटनाओं पर से पर्दा हटाया था। उस घर में ड्रग्स माफिया ने अपना अड्डा बनाया हुआ था और लोग उस घर के पास ना आए, इसलिए उस घर के भूतिया होने की अफवाह फैला दी थी। अभी जॉन कुछ दिन आराम करना चाह रहा था। जॉन सोफे पर बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। तभी रवि ने आकर बताया, सर कोई आपसे मिलना चाहता है। जॉन किसी से नहीं मिलना चाहता था, पर यह सोचकर कि शायद कोई मुसीबत में हो, जॉन उससे मिलने अपने दफ्तर में गया। दफ्तर में एक 20-22 साल का लड़का डरा सहमा बैठा हुआ था। चेहरे से उसके अंदर के खौफ का पता चल जा रहा था। जॉन ने पानी का ग्लास बढ़ाते हुए उसका नाम पूछा। कुछ देर चुप रहने के बाद उस लड़के ने बोलना शुरू किया। लड़के ने कहा कि सर, मेरा नाम रॉकी है। मैं दिल्ली के कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे और 4 दोस्त हैं जिनका नाम प्रदीप, निशु, प्रशांत और रिजवान था। हम पांचों की कॉलेज में कुछ दिनों की छुट्टी थी, तो हमने घूमने का सोचा। हम राजस्थान के किसी जगह पर घूमना चाहते थे। अपने अपने घर वालों को बताकर हम अपने कार राजस्थान में जैसलमेर मिला जाए। जैसलमेर घूमने के बाद हमने उदयपुर जाना था, क्योंकि प्रशांत के रिश्तेदार वहां रहते थे। हम रात में निकले ताकि सुबह तक उदयपुर पहुंच जाएं। कार हम लोग आपस में बदल बदल कर चला रहे थे, जिससे किसी को ज्यादा थकान ना हो। रात का समय था और रिजवान कार चला रहा था। तभी रिजवान ने हमें आवाज दी और कहा, देखो कितने लोग इस रास्ते पर जा रहे हैं और हम लोग अभी कुलधरा गांव से गुजर रहे हैं। हम लोग आधी नींद में थे और रिजवान की आवाज से हमारी नींद खुल गई। हमने बाहर देखा तो सच में कई लोग सड़क पर चल रहे थे, पर एक अजीब बात थी, सभी लोग अंधेरे में एक लाइन में चल रहे थे। जैसे ही प्रशांत ने सिर बाहर निकालकर पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। कार के पीछे की रोशनी में देखने पर प्रशांत ने देखा कि सारे लोगों की आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। प्रशांत ने चिल्लाकर रिजवान से गाड़ी भगाने के लिए कहा। सभी डर गए और प्रशांत से सवाल करना चाह रहे थे, पर रिजवान ने प्रशांत के चेहरे पर डर देखकर कार की रफ्तार बढ़ा दी। डरते डरते प्रशांत ने हमें सब कुछ बताया, पर शायद हमारी परेशानी कम नहीं होने वाली थी। अभी आगे बढ़ ही रही थी हमारी गाड़ी कि तभी कोई हमारी कार पर कूदा और किसी हथियार से कार पर हमला करने लगा और आगे जाने पर किसी ने कार को धक्का दे दिया। फिर कार जमीन पर लुढ़क गई और मैं कार से बाहर गिर पड़ा। जब मैंने कार में देखा तो मेरे सारे दोस्त कार से गायब थे और एक विचित्र जीव कार पर बैठा डरावनी आवाजें निकाल रहा था। मैं अपनी जान बचाता हुआ भागा और किसी गांव में जाकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब किसी तरह मैं दिल्ली पहुंचा और आपसे मिलने आ गया। जॉन, जो काफी देर से रॉकी की कहानी सुन रहा था, उसने अपने सहकर्मी शनि को बुलाया और कहा कि जैसलमेर की 3 टिकट कराओ और सारे यंत्र ले लो। जॉन ने रॉकी से गायब हुए दोस्तों का फोटो ले लिया। अगले दिन जॉन, रवि और शनि के साथ
जैसलमेर के लिए निकल गया और वहां जाकर एक गाइड से बात की। गाइड ने कहा, सर हम वहाँ दिन में ही घूमने जाते हैं क्योंकि रात में खतरा है। इस पर जॉन ने कहा, हमें तो वहाँ रात में जाना है और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम शाम में हमें वहाँ पर पहुँचाकर वापस आ जाना। शाम में गाइड के साथ जॉन और उसके सहकर्मी कुलधरा गांव पहुंचे। गाइड कुछ डर रुक कर वापस आ गया। जॉन और उसके सहकर्मियों में कई जगह कैमरे लगाए और घटनाएं घटने का इंतजार करने लगे। 2 से 3 घंटे हो गए पर कोई हलचल नहीं हुई। तभी जॉन के यंत्र में हलचल होने लगी। जॉन के मशीन से निकलती आवाज वहां मौजूद अलौकिक शक्ति की तीव्रता बता रहे थे। जॉन ने दोनों को सतर्क रहने के बोलकर कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो देखने लगा। वीडियो में जॉन ने देखा कि एक औरत बहुत ही तेजी से इधर उधर भाग रही थी पर सामने देखने पर कुछ नहीं था। जॉन अपने सहकर्मियों से बात कर ही रहा था कि तभी सबको सड़क पर कई लोगों के चलने की आवाज आने लगी। जॉन ने एक कैमरा लेकर जल्दी से सड़क की ओर भागा। सड़क पर कई लोग और बच्चे जा रहे थे। जॉन ने उनको आवाज दी पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जॉन ने जब मोबाइल के टॉर्च की रोशनी उनके चेहरे पर मारी तो जॉन बेहोश होते होते बचा। सबके सब चेहरे भावहीन, आंखें सफेद और कुछ के चेहरे जले हुए थे। जॉन ने अपने साथियों से भागने के लिए बोला और एक खंडर हुए घर में छुप गया। आज तक उसके साथ बहुत अजीब घटनाएं हुई थी पर इस बार की घटना इसने जॉन को हिला कर रख दिया था। रवि और शनि भी अलग अलग घरों में छुपे हुए थे। जॉन अभी छुपा हुआ ही था कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जॉन ने सोचा कि शायद रवि या शनि होंगे। जॉन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तभी एक आदमी अंदर आया और रानी रानी कहकर आवाज़ लगाने लगा। अंदर से एक औरत आई तो उस आदमी ने कहा कि ज़मींदार के आदमी आ रहे हैं, जल्दी कहीं छिप जाओ। रवि अभी छुपा हुआ ही था कि तभी किसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया और 5 और 6 लोग तलवार लेकर अंदर घुस गए और रवि का गला एक ही झटके में काट दिया। रवि की दर्दनाक चीख पूरे गांव में गूंज रही थी और इस चीख ने सड़क पर जा रहे एक निर्जीव लोगों में जान फूंक दी। सारे लोग अजीब आवाज निकालकर रवि की लाश के पास आए और उसका खून जानवरों के जैसे पीने लगे। शनि जो रवि की चीख सुनकर बाहर रवि को ढूंढने निकला था। रवि के घटी इस घटना को देखकर वो भागना चाहा पर उसके सामने तो काले काले कुत्ते देखकर वो रुक गया। उसके सामने ही वो दोनों खूंखार काले दानव में बदल गए और शनि की हर चीख के साथ उसके शरीर के सारे मांस नोच डाले। जॉन डरकर अंदर नहीं बैठ सकता था। जैसे ही जॉन बाहर निकला औरत ने चिल्लाकर कहा, तू कहाँ जा रहा है? तू आज हमारा खाना है। सुनकर जॉन जल्दी से बाहर भागा तो सामने सनी की लाश देखकर उसके पसीने छूट गए। जॉन को अब लोगों के दर्द से चीखने और मदद मांगने की आवाज़ें आने लगी। जॉन भागता हुआ एक घर में घुसा तो देखा कि कई लाशें बिना सर की और कई लाशें नोची हुई और खाई हुई थी। जॉन बाहर भागा और सामने एक खूंखार दानव खड़ा था। उसने जॉन को गले से पकड़ा और उसका गला धड़ से अलग कर दिया। सुबह गाइड जब गांव में आया तो तीनों की लाश देखकर भागा और पुलिस को गांव लेकर आया। पुलिस आई और गांव का चप्पा चप्पा छान मारा। पुलिस को कई लाशें मिली और साथ ही मिली जॉन की लाश। जॉन की आंखें डर से खुली हुई थी। पुलिस ने कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो देखा पर उसमें सब कुछ सामान्य था। इस खबर ने लोगों में कुलधरा के डर को और भी बढ़ा दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।
उस रात मैं, अनिल और विकास हम तीनों अनिल के घर पर थे। कारण अनिल के मम्मी पापा कहीं बाहर जा रखे थे और अनिल को घर पर अकेले डर लगता है। हम तीनों घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। एक तो बाहर बारिश, ऊपर से घर की बिजली भी गुल थी। मोमबत्ती की उस धुंधली सी रोशनी में मैंने अनिल को देखते हुए कहा, अनिल, तू इतना डरता क्यों है बे? और तू डरता किससे है, चोर से या भूत से? इस पर अनिल बोला, भूत से। तो मैं बोला, भूत से? कभी देखा भी है भूत या सिर्फ ऐसे ही डरता है? इस पर अनिल ने अपने चेहरे को मोमबत्ती के पास लाते हुए कहा, देखा है भाई, इसलिए डरता हूँ। सुनेगा? सुन। फिर अनिल ने बोलना शुरू किया। बात करीब 3 साल पहले यानी साल 1999 की है। मेरे मामा के लड़के की शादी थी। बारात जाने के लिए सारी गाड़ियां तैयार थीं, मगर ऐन वक्त पर लड़की वालों की ओर से सुनने को मिला कि लगातार बारिश के कारण नदी का पानी उफान पर होने की वजह से उनके यहाँ कोई पुल टूट गया है। हालांकि दूसरा रास्ता है, मगर उस रास्ते पर कार नहीं आ सकती। ये जानकर जहां आधे लोग निराश थे तो वहीं आधे खुश, ये सोचकर कि अच्छा हुआ पहले पता चल गया, वरना वहां पहुंचकर बारात घुमानी पड़ती। अब लड़की वालों के यहाँ पहुंचने का एकमात्र साधन था ट्रेन। ट्रेन शाम के 5:30 बजे की थी। घड़ी में वक्त देखा तो 5 बज रहे थे। सारे कामों को एक तरफ करके हम 10-15 बाराती रेलवे स्टेशन पहुंचे। बहुत तेज बारिश आने वाली थी, जो कि आसमान के हुलिये से साफ पता चल रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन आई। हम लोग ट्रेन में चढ़े और जहां जिसको सीट मिली वो वहीं बैठ गया। मैं थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग लड़की वालों के यहाँ गए थे तब उन्होंने रात में रुकने की व्यवस्था कुछ खास अच्छी नहीं की थी। खैर, कुछ देर सफर के बाद हम लोग ट्रेन से उतरे। इधर झमाझम बारिश हो रही थी। प्लेटफॉर्म पर ही हमें लड़की के चाचा दिख गए, जो कि हमें ही लेने आए थे। फिर जैसे तैसे कादा कीचड़ में घुस घुस कर हम लोग लड़की वालों के घर पहुंचे। जहां लड़की वालों का घर था वहां बहुत कम घर थे। हालांकि इलाका गांव का था, मगर फिर भी गांव इतना खाली कुछ हजम नहीं हुआ। खैर, वो बाराती जिन्हें शादी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनमें से एक मैं भी था और हमारे लिए पहले से ही एक कमरे का इंतजाम कर दिया गया था। मगर वो कमरा इतना छोटा था कि उसमें 10-12 लोग लेटना तो दूर, ठीक से बैठ तक नहीं पा रहे थे। एक तो मैं लंबा आदमी, ऊपर से इतनी कम जगह में पैर मोड़कर बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। खिड़की से बाहर अभी मैं तेज बारिश को देख ही रहा था, तभी मेरी नज़र एक छोटे से घर पर गई। घर की दीवारों में सीलन आ गई थी और प्लास्टर भी जगह जगह से छूटा हुआ था। हालांकि तेज बारिश में उतना दिखा नहीं, मगर घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद थे। तभी लड़की वालों की तरफ से कोई सज्जन हमारा हालचाल पूछने आए। फिर जब वो सज्जन मेरे पास से निकल रहे थे तो मैंने पूछा, भाई साहब, उस घर में कोई रहता नहीं है? जिस पर उन्होंने कहा, कोई नहीं रहता है, खाली पड़ा है। इस पर मैं बोला, सुने ना, आज रात आप उस घर में मेरे सोने का बंदोबस्त कर देंगे? वो क्या है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सो जाऊंगा तो। इस पर वो आदमी बोला, वो तो मैं समझ रहा हूँ, पर उस घर में रुकना ठीक नहीं होगा। पहले तो वो आदमी किसी भी तरह से राजी नहीं था, मगर मैं भी अड़ियल किस्म का आदमी था। उसे राजी करवा कर ही छोड़ा। तभी उसने कहा, आप चलिए मेरे साथ। फिर मैं उस आदमी के साथ उसी के छाते में घुसकर उस टूटे फूटे घर पर गया
पता नहीं कैसे उस आदमी ने चाबी का जुगाड़ भी कर लिया। उसने दरवाज़ा खोला और हम लोग अंदर दाखिल हुए। बड़ा पुराना सा घर था। चारों तरफ धूल की मोटी परत और मकड़ी के जालों ने अपना शहर बसा रखा था। उस पूरे घर में सिर्फ एक खाट और एक बड़ी सी अलमारी ही थी, वो भी धूल की चादर में लिपटा हुआ। पूरे घर का एक चक्कर लगाकर मैं बोला, ठीक है, आज रात मैं यहीं सो जाऊंगा। आप जरा इस पलंग को साफ करवा दीजिएगा। सब कुछ देख लेने के बाद हम लोग वापस आ गए और खाना पीना करने लगे। खाना पीना करने के बाद मैंने एक लालटेन लिया और सोने के लिए उस घर की ओर निकल पड़ा। बारिश अभी भी हो ही रही थी। बारिश की रफ्तार में किसी भी तरह का फर्क देखने को नहीं मिला था। खैर मैं उस घर में पहुंचा और आधे सड़े हुए दरवाजे को अंदर से कुंडी मारकर पलंग की ओर बढ़ा। पलंग बिल्कुल साफ सुथरा था, शायद उस आदमी ने करवाया होगा। मैंने लालटेन को पलंग से कुछ ही दूरी पर जमीन पर रख दिया और पलंग पर लेट गया। सर के ऊपर पंखा नहीं था, इसलिए मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। करवटें बदल बदल कर मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मगर सो नहीं पाया। मैं पलंग पर से उठा और जमीन पर रखे लालटेन की रोशनी बढ़ाते हुए कमरे में लगी खिड़की की ओर जाने लगा, ये सोचकर कि अगर खिड़की खुली रहेगी तो ठंडी ठंडी हवा से नींद आ जाएगी। मैंने खिड़की का लॉक खोलने की बहुत कोशिश की, मगर जंग लग जाने के कारण लॉक इतना जाम था, मेरा हाथ दुख गया, लेकिन खिड़की नहीं खुली। थोड़ी देर ऐसे ही खींचातानी करने पर खिड़की खुल गई, जिसके साथ ही एक तेज हवा के झोंके ने मेरे चेहरे पर सारे पसीनों को सुखा दिया। मुझे काफ़ी सुकून मिला और मैं वापस से पलंग पर जाकर लेट गया। बहुत जल्द ही मुझे नींद भी आ गई। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आँख खुली तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे किसी पुराने दरवाजे को कोई बार बार खोल और बंद कर रहा हो। मैं झट से उठकर बैठ गया और लालटेन की रोशनी में देखा। पलंग के ठीक सामने जो अलमारी थी, उसी का दरवाज़ा बार बार खुल बंद हो रहा था। मगर हैरानी की बात तो ये थी, उस पूरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने हवा महसूस करने की कोशिश की, मगर हवा इतनी तेज भी नहीं थी कि इतने बड़े अलमारी के दरवाजे को हिला दे। मैं बिस्तर पर से उठा और अलमारी की ओर बढ़ने लगा। मैं उस अलमारी के पास गया और एक हाथ से अलमारी के दरवाजे को पकड़ लिया। मैंने जैसे ही अलमारी का दरवाज़ा पकड़ा कि एकदम से किसी ने मुझे पीछे ढकेल दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अलमारी से निकलकर भागा हो। मुझे भी अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मैं चुपचाप पलंग पर जाकर लेट गया और उस अलमारी की ओर ना देखने की नाकाम कोशिश करने लगा। मगर तभी मुझे जो दिखा, उसे देखकर उस माहौल में शायद कोई भी कांप जाता। उस अलमारी के ऊपर 2 पैर लटक रहे थे, जैसे कोई उस अलमारी के ऊपर बैठा हो। मगर कौन, उस काले अंधेरे में ये दिख नहीं रहा था। पर वो जो भी था, उसके पैरों से वो कोई बच्चा ही लग रहा था। वो बच्चा अपने दोनों पैरों को अलमारी पर मारकर बजाए जा रहा था। मैं किसी जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़े पड़े उस बच्चे के पैरों को देखे जा रहा था। तभी वो बच्चा अलमारी के ऊपर से कूदकर नीचे उतरा और मेरे पैरों के पास आकर कुछ करने लगा। वो जब मेरे पैरों के पास आया, तब जाकर मुझे लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। उसकी शक्ल पूरी सफ़ेद थी, जैसे शरीर में खून ही ना हो। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे तो लाल रंग की बत्तियां चमक रही हों। डर से मेरा बुरा हाल था। मैं किसी तरह से
अपने हाथ को मुंह पर दाबे हुए था ताकि मेरी चीख ना निकल जाए। वो बच्चा कुछ देर तक मेरे पैरों के पास ही खड़ा रहा, फिर पूरे घर में इधर उधर दौड़ने लगा। मैं अपनी जगह पर किसी मुर्दे की तरह 1 इंच भी हिल नहीं रहा था। तभी खेलते भागते पता नहीं वो बच्चा कहीं गायब सा हो गया। पूरे घर में उसे कहीं भी ना पाकर मैं एक झटके में उठा और घर के दरवाजे की कुंडी हटाकर सीधे उस घर में भाग गया जहां हम बारातियों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई थी। फिर मैंने सबसे पहले उस आदमी को ढूंढा जो मुझे उस घर में ले गया था, और उसके मिलते ही मैंने सारा कुछ खुलकर बता दिया। तब उसने बताया, दरअसल वो घर पहले चोर बदमाशों का अड्डा हुआ करता था और उस घर में बहुत से लोगों के कत्ल हुए हैं, और शायद उन्हीं में से वो बच्चा भी है जिसकी आत्मा आज भी उस घर में भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।